नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चित्रकूट रक्षा औद्योगिक गलियारे में 600 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। कंपनी की परियोजना के लिए 562.5 करोड़ रुपए की पारंपरिक निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित इकाई में QRSM एयर डिफेंस सिस्टम और नेक्स्ट जनरेशन रडार सिस्टम के निर्माण की अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। साथ ही समर्पित MRO सुविधा भी बनाई जाएगी। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने BEL को लेटर ऑफ कंफर्ट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब इसे कैबिनेट अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। चित्रकूट में BEL को 75 हेक्टेयर भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन का संकट दूर करने के लिए योगी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नगरीय निकाय निर्देशालय ने धनराशि के उपयोग को लेकर सभी निकायों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार 17 नगर निगमों को 531 करोड़, 200 नगर पालिका परिषदों को 427 करोड़ और 545 नगर पंचायतों को 242 करोड़ रुपए मिले हैं। धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार खर्च होगी। वेतन व अन्य अधिष्ठान व्यय के लिए ई-वेतन पोर्टल अनिवार्य रहेगा और निकायों को खर्च की जानकारी और उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्देशालय को देना होगा। नैमिषारण्य को मथुरा से जोड़ने के लिए रेल जोड़ो अभियान शुरू किया गया। अभियान समिति के महासचिव अजय पाल सिंह सोमवंशी ने बताया कि नैमिषारण्य से हरदोई होते फर्रुखाबाद तक 112 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाने से 5 प्रमुख तीर्थ रेल नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। इससे काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और चित्रकूट के साथ नैमिषारण्य की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अभियान के तहत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भेजा जा रहा है। उधर पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। स्टेशनों और रेलवे परिसरों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 के 7 विषयों का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत, वादन, सितार, उर्दू और फारसी में 202 पदों के सापेक्ष 2786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। परीक्षा 31 मई को आयोजित हुई थी। अंग्रेजी में 92 पदों के सर्वाधिक 1173 अभ्यर्थी सफल हुए। भौतिक विज्ञान में 60 पदों पर 580 और गृह विज्ञान में 28 पदों पर 640 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा देंगे। अब सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी होगी। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शासन ने कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ध्वजारोहण करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रयागराज और ब्रजेश पाठक को लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना शाहजहांपुर, सूर्य प्रताप शाही देवरिया, स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य आगरा और लक्ष्मी नारायण चौधरी मथुरा जाएंगे। जयवीर सिंह को मैनपुरी, धर्मपाल सिंह को बरेली, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रतापगढ़, अनिल राजभर को वाराणसी, राकेश सचान को कानपुर देहात और अरविंद कुमार शर्मा को मऊ सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हृदयघात की आशंका वाले मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके लिए 75 जिलों के 464 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। अगस्त तक 2,54,384 संभावित हृदय रोगियों की ECG हुई है, जिनमें 3,631 में STEMI की पुष्टि हुई। इनमें 2,169 मरीजों को थ्रोम्बोलिसिस देकर विशेषज्ञ केंद्रों पर भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग ने गोल्डन ओवर उपचार की निगरानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही डायलिसिस सुविधाओं का विस्तार, अस्पतालों में बेड बढ़ाने और दवाओं व ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बुधवार को रामपुर जेल पहुंचे और वरिष्ठ नेता आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अदीब आजम से उनके आवास पर मुलाकात की। शिवपाल यादव जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे और शिक्षकों छात्रों से मुलाकात की। शिवपाल यादव जौहर यूनिवर्सिटी भी पहुंचे और शिक्षकों छात्रों से बातचीत की। प्रेस वार्ता में उन्होंने आजम खान के परिवार पर कार्रवाई और यूनिवर्सिटी के साथ कथित अन्याय को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जेल में आजम खान को सुविधाएं व दवाइयां न मिलने का आरोप लगाया। शिवपाल ने बताया कि आजम खान ने अखिलेश यादव को 2027 की तैयारी के लिए दौरे करने का संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने
बस्ती में संसद के गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बयानबाजी के बजाय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उठाए सवालों का संसद और जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने और जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। बस्ती में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। वह जिलाध्यक्ष के बेटे के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने छात्रों के प्रदर्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी समेत कई विपक्षी दल पहुंचे, लेकिन उनके साथ कथित तौर पर उपद्रवी तत्व भी शामिल हो गए। राजभर ने सवाल उठाया कि विपक्ष झारखंड और पंजाब में पेपर लीक के मामलों पर प्रदर्शन क्यों नहीं करता। उन्होंने पिछली सरकारों पर पेपर लीक को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को पहले अपने कार्यकाल का जवाब देना चाहिए। वहीं सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि विपक्ष युवाओं और छात्रों के मुद्दों पर लगातार आवाज उठा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंकों को साधने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा सामान्य सीटों समेत करीब 100 दलित उम्मीदवारों को टिकट देने की योजना बना रही है। यह रणनीति उसके पीडीए समीकरण को मजबूत करने की कोशिश मानी जा रही है। 2017 और 2022 में सपा ने सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार नहीं उतारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में फैजाबाद जैसी सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद की जीत से पार्टी को इस प्रयोग का भरोसा मिला। भाजपा ने सपा की रणनीति पर सवाल उठाते हुए इसे चुनौती गणित करार दिया है। उत्तर प्रदेश में पैतृक या वसीयत से मिली संपत्ति का गृह कर नामांतरण अब सस्ता होगा। शासन ने नगर निगम के प्रस्ताव को मंजूरी देते मकान के क्षेत्रफल के आधार पर नया शुल्क निर्धारित किया है। 1000 वर्ग फीट तक के मकान पर 1000 रुपये, 1001 से 2000 वर्ग फीट तक 2000 रुपये, 2001 से 3000 वर्ग फीट तक 3000 रुपये और 3000 वर्ग फीट से अधिक पर 5000 रुपये शुल्क लगेगा। पहले सभी आकार के मकानों के लिए 5000 रुपये शुल्क लिया जाता था। नगर निगम के मुताबिक करीब 10 दिन में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। मंगलवार को एक्सप्रेसवे पर करीब 10 मीटर सड़क धंस गई। इससे पहले निर्माण कंपनी द्वारा किया गया पैच वर्क भी उखड़ गया। घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एहतियातन एक्सप्रेस पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बारिश के दौरान 26 जुलाई से सड़क पर गड्ढे और क्षतिग्रस्त हिस्सों की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला चर्चा में आया था। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाते थे। उत्तर प्रदेश सरकार 2027 तक प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। 2026 से 2027 में सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट पेश किया है, जिसमें करीब 2.48 लाख करोड़ पंजीकृत व्यय के लिए रखे गए हैं। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर और रक्षा परियोजनाओं के जरिए निवेश व आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर है। हालांकि 1.18 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित राजकोषीय घाटा और वेतन, पेंशन व ब्याज पर 3.53 लाख करोड़ रुपए का खर्च बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों के मुताबिक लक्ष्य हासिल करने के लिए उत्पादन, रोजगार, निजी निवेश और MSME गतिविधियों में तेज वृद्धि जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश के राजकीय और निजी ITI में सत्र 2026 से 2027 के प्रवेश के लिए छात्रों को एक और मौका मिला है। राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद पोर्टल पर 15 अगस्त की रात 12 बजे तक नए ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण और संस्थान या ट्रेड के विकल्प में बदलाव किया जा सकेगा। प्रवेश प्रक्रिया में राजकीय व निजी ITI के विभिन्न व्यवसायों के साथ टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 211 राजकीय संस्थानों में संचालित 10 दीर्घकालीन ट्रेड भी शामिल है। विभाग के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन या विकल्प संशोधित कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और 3 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अधिकांश हिस्सों में बदला हुआ रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश के आसार हैं। मध्य व पूर्वी यूपी के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में गरज चमक के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।